हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स एनलाइटमेंट। अपनी आज की इस वीडियो में हम मांग की आय लोच के परिकलन से संबंधित क्रियात्मक प्रश्न यानी कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस रिलेटेड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन, बट क्वेश्चन रीड करने से पहले मैं आपको इनकम इलास्टिसिटी की कुछ कंडीशन डिस्कस करना चाहती हूँ। सबसे पहले हम कुछ काइंड्स देख लेते हैं, काइंड्स ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो आपको क्वेश्चन करने से पहले जानना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद हम अपने इस क्वेश्चन पे आएंगे। ओके, चलिए ये हैं अब आपके मांग की आय लोच के प्रकार यानी कि काइंड्स ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पहला पॉइंट आपको दिख रहा है धनात्मक आय लोच या सामान्य वस्तुओं की लोच, पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी और इनकम इलास्टिसिटी फॉर नॉर्मल गुड्स। तो इसको मैं रीड कर देती हूँ और एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। धनात्मक आय लोच उस समय होती है जब आय और वस्तु की मांग में होने वाला परिवर्तन एक ही दिशा में होता है, यानी कि आय के बढ़ जाने पर मांग बढ़े और आय के घट जाने पर मांग घटे। तो आपको ध्यान होगा जब हमने हमने प्रीवियस वीडियोस हैं उनमें जब हमने इलास्टिसिटी के काइंड्स को डिस्कस किया था, तो इनकम इलास्टिसिटी में दो टाइप की गुड्स के बारे में बात थी। एक तो इन्फीरियर गुड्स की सिचुएशन होती है, दूसरी आपकी नॉर्मल गुड्स की सिचुएशन होती है। और नॉर्मल गुड्स की सिचुएशन सेम यहाँ पर नॉर्मल गुड्स के बारे में बात हो रही है और आगे हम इन्फीरियर गुड्स के बारे में भी यहाँ पे बात करने वाले हैं। नॉर्मल गुड्स की सिचुएशन में क्या सिचुएशन थी कि जब इनकम बढ़ती है, ठीक है, इनकम बढ़ने पर भाई इनकम बढ़ गई तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें खरीद सकते हो ना, तो ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका जो डिमांड है वो भी बढ़ जाएगा, यानी कि आपकी इनकम बढ़ने पर डिमांड भी बढ़ जाएगा, सेम डायरेक्शन पे इफेक्ट पड़ेगा। तो आपका ये रिलेशन ही तो था ना, पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी, यानी पॉजिटिव रिलेशन बोलते हैं इसको, या डायरेक्ट रिलेशन बोलते हैं इस टाइप के कर्व को। ठीक है, तो यहाँ पर अब इनमें भी पॉजिटिव तो है, ये तो क्लियर है। अब ये ध्यान रखना कि जब इनकम की बात होती है और आपकी इलास्टिसिटी पॉजिटिव आती है तो भाई कौन सी गुड्स होगी। यहाँ पे मैं बताना चाह रही हूँ कि किस गुड्स की सिचुएशन में आपकी डिमांड जो है या इनकम इलास्टिसिटी जो है वो आपकी पॉजिटिव आएगी। तो भाई नॉर्मल गुड्स की सिचुएशन में ऐसा होता है, बट इन्फीरियर में ऐसा नहीं होता है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर लोच के तीन टाइप्स हो सकते हैं। जब इनकम इलास्टिसिटी आपकी पॉजिटिव तो है लेकिन इकाई के बराबर आ सकती है। और क्या कंडीशन हो सकती है, इकाई से अधिक, यानी कि मान लो 2 आ गई आपकी, तो यहाँ पे आपका जो ई आई है वो ग्रेटर देन 1 हो गया, है कि नहीं। तीसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, इकाई से कम। तो जब आपका ये इकाई से कम आएगी, ओके, मान लो आपका यहाँ पे 0.75 आया। तो अब यहाँ पे देखिए ये हमने डिस्कस कर लिया कि किस टाइप की गुड्स में होगा, नॉर्मल गुड्स की सिचुएशन में ऐसा होगा। नेक्स्ट है आपका ऋणात्मक आय लोच या घटिया वस्तुओं की आय लोच। अब देखो नेगेटिव भी तो हो सकती है ना आपकी इलास्टिसिटी। तो जब इनकम इलास्टिसिटी नेगेटिव आए तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ये सिचुएशन कौन सी होगी, भाई इन्फीरियर गुड्स की सिचुएशन होगी। थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन कर देती हूँ। मान लो किसी व्यक्ति की आय बढ़ गई, ठीक है। अब पहले क्या था, पहले उसकी इनकम कम थी तो वो चाहकर भी अच्छी क्वालिटी की चीज़ें नहीं कंज्यूम कर पा रहा था। लेकिन जब उसकी इनकम बढ़ गई तो उसने क्या काम किया, उसने सोचा कि अब मैं जो प्रोडक्ट पहले यूज़ कर रहा था वो तो मेरी मजबूरी थी कि मेरे पास नहीं था, मैं कुछ और भी चेंज, अपने टेस्ट को चेंज कर सकता हूँ, है कि नहीं। तो मैं चलो ये वाली क्वालिटी ट्राई करता हूँ। तो वो उस पुरानी वाली क्वालिटी से हट के थोड़ा और अच्छा प्रोडक्ट लेना शुरू करेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर वो प्रोडक्ट उसको लगा कि मैं जो पहले यूज़ कर रहा हूँ वो सही नहीं है, उससे अच्छी क्वालिटी में यूज़ करूँ, तो वो वस्तु उसके लिए, उसकी इनकम बढ़ने पर उसके लिए घटिया क्वालिटी की हो गई। पहले तो उसे नहीं लगता था, पहले वो वही कंज्यूम करता था, क्यों, वो उतना ही अफोर्ड कर सकता था, अब वो ज़्यादा अफोर्ड कर सकता है कि नहीं। तो इन्फीरियर गुड्स की सिचुएशन में ऐसा होता है कि आपका जो इनकम इलास्टिसिटी कर्व है वो नेगेटिव होगा। नेगेटिव कैसे, इन गुड्स की सिचुएशन में इनकम बढ़ने पर वो व्यक्ति स्विच कर जाएगा दूसरी वस्तु की तरफ, तो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड तो कम हो जाएगी कि नहीं।
तो यहाँ पे आपका नेगेटिव रिलेशन हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि जो आपकी इलास्टिसिटी है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये तो आप आंसर से प्लस माइनस से भी फाइंड आउट कर लेते हो, बट फिर पूछेगा कि गुड्स किस गुड्स की सिचुएशन में ऐसा है। भाई ये गुड्स उस व्यक्ति के लिए किस टाइप का रहा होगा, तो ये अगर आपको कंडीशन पता है देन आप एक्सप्लेन कर सकते हो ईजिली। ठीक है, इसीलिए मैं पहले आपको ये कंडीशंस डिस्कस करना चाह रही थी। थर्ड और देख लेते हैं, एक और लास्ट कंडीशन। नेक्स्ट है आपका मांग की शून्य आय लोच। अब भाई ज़ीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किस सिचुएशन में होगी। आपको मैंने बताया था जब टाइप्स डिस्कस किए थे कि कुछ गुड्स ऐसी होती हैं भाई जिनका प्राइस बढ़ने घटने से डिमांड पे इफेक्ट नहीं पड़ता। वो कौन सी वस्तुएं जो बहुत नेसेसरी होती हैं, डेली लाइफ के लिए यूज़फुल चीज़ें हैं, नेसेसरी हैं। लाइक आपका एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है नमक और माचिस। आप दूध का एग्जांपल भी ले सकते हो, आप आटे का एग्जांपल ले सकते हो, गेहूं चावल का एग्जांपल ले सकते हो। ये चीज़ें ऐसी हैं जो आपको चाहिए ही चाहिए। तो इनकम बढ़ी आपकी तभी भी आप इनको उसी क्वांटिटी में लेना लोगे, है कि नहीं। तो यहाँ पर आपकी जो लोच है, इलास्टिसिटी है, वो ज़ीरो रहेगी, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, वैसे आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम अपनी आज की इस वीडियो में ये पॉजिटिव नेगेटिव वाली बात को डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम पिछली वीडियो में भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर चुके हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से रिलेटेड। वहाँ मैंने आपको ये पॉजिटिव नेगेटिव वाले पॉइंट डिस्कस क्यों नहीं किए, का भी रीज़न है। मैं आज ही क्यों डिस्कस कर रही हूँ, बिकॉज मैंने आपको बताया था कि प्राइस जो इलास्टिक डिमांड होती है वहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव सोचना ही नहीं है भाई। वहाँ तो आपको पता है कि नेगेटिव ही होती है, इसलिए हम साइन ही नहीं लगाते। लगाओगे भी ना तो सब आपका नेगेटिव ही आएगा। बट इनकम इलास्टिक डिमांड में पॉसिबिलिटी होती है पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। फिर आपको गुड्स के अकॉर्डिंग ये सिचुएशन होती है, तो आपको पता होना चाहिए किस गुड्स की सिचुएशन में ऐसा होता है। इसलिए मैंने आज आपसे ये डिस्कस किया है। बाकी सारी कंडीशन तो इसमें भी होंगी, लाइक आपका ग्रेटर देन वाला, इक्वल टू 1 वाला, लेस देन वाला। लेकिन यहाँ पे मेन डिस्कस करने का यही था इस बात को कि गुड्स जिस टाइप की होती है, इनकम का इफेक्ट गुड्स के अकॉर्डिंग हो सकता है पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है, तो चलिए अब हम अपनी क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हेन द इनकम ऑफ ए कंज्यूमर वॉज ₹2000 per month, consumption of refined oil in his family was 10 liter per month. His income increased to ₹3000 per month and consumption of refined oil in his family became 8 liter per month. Calculate income elasticity of demand. क्या कहना चाह रहा है भाई, एक व्यक्ति है, उसकी इनकम पहले थी 2000 रुपये पर मंथ। तो इनकम मुझे पता चल गई भाई, इनकम है उस बंदे की स्टार्टिंग में I1 इसको लिख देते हैं हम। आप वाई सिंबल भी यूज़ कर सकते हो इनकम के लिए। तो यहाँ पे है 2000 रुपये। बट आगे जब इसकी इनकम इतनी थी तो इसके यहाँ पर इसकी फैमिली में रिफाइंड ऑयल ये यूज़ करते और उसका कंजम्पशन हो जाता 10 लीटर। तो भाई क्वांटिटी पहली मुझे मिल गई 10 लीटर। इसके बाद में आगे बात हो रही है कि उसकी इनकम बढ़ के हो गई, तो I2 मिल गया मुझे। लेकिन क्वांटिटी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा भाई, जहाँ वो पहले रिफाइंड ऑयल की 10 लीटर यूनिट यूज़ कर रहे थे, बट अब तो वो कितना यूज़ कर रहे हैं, 8 लीटर पे आ गए। ठीक है, कैलकुलेट इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सारी चीज़ें क्लियर हैं यहाँ पे, तो सॉल्यूशन देखना शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्लियर है तो देखिए आप सॉल्यूशन देख पा रहे हैं, ये हमने ऊपर ही समझ लिया। अब इनकम है इसीलिए आप EI यूज़ करोगे। फॉर्मूला आपका क्वांटिटी का डिफरेंस अपॉन में पुराना वाला क्वांटिटी एंड डिवाइडेड बाय इनकम का डिफरेंस अपॉन में पुराना वाला इनकम। रख दिया हमने फॉर्मूले में वैल्यू को, एंड जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ अगर आप मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट करते हो, ये पोर्शन ऊपर जाएगा, इनका डिफरेंस जो कि नेगेटिव आएगा 1000 वो नीचे आएगा। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आ रखा है 0.4 नेगेटिव की वजह से माइनस का साइन है। तो आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर जो आपकी आय लोच है, इनकम इलास्टिसिटी है, वो नेगेटिव आई है। ठीक है, अब नेगेटिव किस गुड्स की सिचुएशन में होता है, अभी समझाया था, इन्फीरियर गुड्स की सिचुएशन में ऐसा होता है।
तो इसके लिए जब आप डिस्क्रिप्शन दोगे लास्ट में आंसर का, तो लिखोगे मांग की लोच ऋणात्मक है, अतः जो उपभोक्ता है उसके लिए रिफाइंड जो ऑयल है वो घटिया किस्म की वस्तु होगी, तभी तो उसने कंजम्पशन कम कर दिया और वो किसी अच्छी क्वालिटी की वस्तु की तरफ स्विच हो गया होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे उसके लिए ये इन्फीरियर गुड्स होगा, ये आपको डिस्क्रिप्शन देना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉलोइंग आर द estimates of income elasticity and price elasticity of demand of scooters in India as per the 4 studies made। यानी कि कहना चाह रहा है कि भारत में स्कूटर्स की मांग के संबंध में इन्होंने 4 स्टडीज़ की होंगी। उनके अकॉर्डिंग इनकम इलास्टिसिटी ये आई एंड प्राइस इलास्टिसिटी ये आई, यानी EI एंड EP ऑलरेडी गिवन है आपको, ठीक है। आगे क्या कहना चाह रहा है, सबसे ये कहना चाह रहा है अबव सेड इनकम एंड प्राइस इफेक्ट्स आर इंडिपेंडेंट एंड एडिक्टिव। ये कहना चाह रहा है कि जो आय और मूल्य है इनका जो प्रभाव है वो स्वतंत्र है और एडिटिव यानी कि जोड़े जाने योग्य है। आगे इसने कहा द सेल ऑफ स्कूटर्स इन इंडिया फॉर करंट ईयर इज़ 11 लाख यूनिट्स। भाई स्कूटर्स की ना करंट ईयर में 11 लाख यूनिट सेल हो गई। इफ़ द स्कूटर companies intend to increase the price of scooters by 4% in next year। यानी जो कंपनियां हैं वो ये चाह रही हैं कि स्कूटर के प्राइस में वो अगले साल अगर 4% से 4% से वृद्धि कर दें तो द कस्टमर इनकम इज़ एक्सपेक्टेड टू बी हायर बाय 2%। और ये भी कह रहे हैं कि भाई उनका अनुमान है कि ग्राहकों की आय में अगले वर्ष 2% की वृद्धि भी हो सकती है। देन दैट ऑफ द करंट ईयर फाइंड आउट द एक्सपेक्टेड डिमांड ऑफ स्कूटर्स फॉर नेक्स्ट ईयर। तो ये बताइए कि ये जो स्टडीज़ गिवन है इनकी सेपरेटली अंडर डिफरेंट स्टडीज़, इन अलग अलग स्टडीज़ में से ये बताइए कि स्कूटर की संभावित जो मांग है वो कितनी आएगी, अलग अलग सिचुएशन में वो डिमांड कितनी आएगी। तो चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, अब इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। अब आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन दिखाई दे रहा होगा। अब हम इसको समझना शुरू करते हैं, और जिनको क्वेश्चन इंग्लिश में क्लियर नहीं हुआ होगा तो वो हिंदी में भी देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो फिलहाल ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन है इस तरह से। अब हम इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं, भाई किस तरह से इसको सॉल्व किया गया है। डिमांड एस्टीमेट्स ऑफ स्कूटर्स फॉर नेक्स्ट ईयर, हमें क्या निकालना है, एस्टीमेट्स डिमांड निकालनी है, यानी कि संभावित डिमांड निकालनी है स्कूटर्स की अगले साल क्या रहने वाली हैं, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन स्टडीज़ हैं उनके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे स्टडी 1 के अकॉर्डिंग देखेंगे हम, 2nd के अकॉर्डिंग, 3rd के अकॉर्डिंग एंड 4th के अकॉर्डिंग। और इन स्टडीज़ में आपको देखो इनकम इलास्टिसिटी दे रखी है, सारी पॉजिटिव है, प्राइस इलास्टिसिटी दे रखी है, नेगेटिव है। नहीं भी होता आपको पता है प्राइस इलास्टिसिटी नेगेटिव ही होती है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग अब हमें डिमांड निकालनी है, एस्टीमेट क्या रहने वाली है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्स ड्यूरिंग करंट ईयर, इसने क्वेश्चन में बोल दिया था कि करंट ईयर में उसने ना 11 लाख यूनिट सेल कर दी थी। तो करंट ईयर में आपकी 11 लाख यूनिट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप खुद सोचिए, यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी दे दी है और इसने यहाँ पे बोला था हमें क्वेश्चन में कि भाई ये प्राइस तो बढ़ाना चाह रहा है 4% से, तो भाई प्राइस बढ़ेगा 4% और आपकी जो इनकम है वो बढ़ेगी 2%, है कि नहीं। अब हम देखते हैं यहाँ पे इस चीज़ का क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है। ये आपकी यूनिट्स हैं, आपको पता है 11 लाख यूनिट सेल हो जाती। इसके बाद नॉर्मल सी बात है, अगर आपका एक्सपेक्टेड है कि प्राइस बढ़ेगा, प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम होती है कि नहीं। प्राइस इलास्टिसिटी में आपका नेगेटिव यानी इन्वर्स रिलेशन होता ही है, प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम होगी, ये आपको लॉजिकली सोचना ही है। तो सबसे पहली बात, प्राइस इलास्टिसिटी का इफेक्ट आप अपने अकॉर्डिंग देखोगे कि इस सिचुएशन पे क्या पड़ने वाला है। भाई प्राइस बढ़ने पर मेरी ना डिक्रीज़ हो जाएगी डिमांड, तो डिक्रीज़ इन सेल आएगा ड्यू टू प्राइस इंक्रीज़। कितना डिक्रीज़ आएगा आपको पता है कि आपका, जब हमने इलास्टिसिटी का सीखा है तो EP क्या था फॉर्मूला, परसेंट
आपका चेंज इन क्वांटिटी एंड परसेंट चेंजेस प्राइस, ये आपको गिवन है कितना भाई 4% का चेंज की आप बात कर रहे हो यहाँ पे। ये आपको पता है पहली स्टडी के अकॉर्डिंग कितना है भाई 1.2 है। तो अगर आप ये निकालते तो भाई क्रॉस में मल्टीप्लाई करोगे कि नहीं, तो यहाँ पे इस तरह से आप मल्टीप्लाई करके निकाला आपने कि आपका परसेंट क्वांटिटी यानी डिमांड पे कितना इफेक्ट पड़ेगा, 4.8% का इफेक्ट पड़ेगा। क्या इफेक्ट पड़ेगा, प्राइस बढ़ रहा है तो डिक्रीज हो जाएगी डिमांड। तो आपने 11 लाख की यूनिट आपकी सेल हो जाती थी, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि डिक्रीज हो जाएगी कितने परसेंट से, इतने परसेंट से, वो आपने माइनस करके निकाल लिया, अब कितनी रह जाएगी। दूसरा, इनकम इलास्टिसिटी दे रखी है भाई, इनकम इतना है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई 2% से लोगों की इनकम बढ़ जाएगी अगले साल। बढ़ने पर लोग एक्स्ट्रा इन्वेस्ट कर सकते हैं कि नहीं अपने मनी को। तो आप सोच रहे हो कि अगर लोगों की इनकम बढ़ेगी तो फिर डिमांड भी बढ़ेगी, तो उस सिचुएशन का इफेक्ट यहाँ पे पड़ेगा इंक्रीज इन सेल। किस कारण भाई, इनकम बढ़ने से। कितना, सेम उसी टाइप से आप सोचोगे तो यहाँ भी आप इसमें इस परसेंट की मल्टीप्लाई करके आप एक्सपेक्टेड निकालोगे 6% आपकी डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी, सेल बढ़ जाएगी। तो आया इतना। तो टोटल जो आपका इसको सिचुएशन के अकॉर्डिंग आया एक्सपेक्टेड डिमांड फॉर या अंडर स्टडी 1 के अकॉर्डिंग भाई इतनी निकल के आई। इनको आप ऐड करके निकाल लोगे, ठीक है। यहाँ पे ये माइनस किया, यहाँ पे इसको ऐड किया एंड आ गया। सेम यही प्रोसेस आपको सारी स्टडीज़ के अकॉर्डिंग देखना है। तो स्टडी सेकंड के अकॉर्डिंग देखिए, सेल आपका वही था, करंट ईयर में यूनिट था आपका 11 लाख का। इसके बाद में अब है इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी 1.4 और आपको पता है 4% बढ़ाना चाह रहे हो, तो यहाँ पे रेट ये आया निकल के, इतना आपका डिक्रीज़ हो जाएगा, माइनस करके ये आ गया बैलेंस। इसके बाद में आपकी जो इनकम है वो बढ़ रही है 2% से, तो आपने निकाल लिया भाई इस इनकम इलास्टिसिटी का, और आपकी इंक्रीज़ परसेंट के अकॉर्डिंग कितना इफेक्ट पड़ने वाला है भी 5% आप मान के चलोगे कि आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी इन सेल। तो इसका निकाल के आपने ऐड कर दिया, आपका एक्सपेक्टेड डिमांड इतना पहुँच गया, ठीक है। इसके बाद स्टडी थर्ड के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। स्टडी थर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पे 2.5 है, यहाँ 1.5 है। इसी तरह से आप इसको भी सॉल्व कर लेंगे। प्राइस बढ़ने पर आप डिक्रीज़ करोगे यानी घटाओगे इसको। इसके बाद यहाँ पे बढ़ रही है इनकम, तो आप इसको ऐड करोगे, कितना आपकी डिमांड बढ़ सकती है। आपकी अब एक्सपेक्टेड डिमांड निकल के आई है इतना। इसके बाद स्टडी 4 देख लेते हैं हम। स्टडी 4 के अकॉर्डिंग सेल्स आपकी ड्यूरिंग करंट ईयर वही 11 लाख से स्टार्ट करोगे आप। इसके बाद में आप प्राइस वाले से फिर से 4% इंक्रीज़ होने की बात थी, तो यहाँ पे आपका क्वांटिटी पे इफेक्ट 4.8% से पड़ेगा। क्या इफेक्ट पड़ेगा भाई, डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि आप कीमत बढ़ा रहे हो तो डिमांड कम हो जाएगी। वो निकाल के कितनी कम करनी है, घटा के आप यहाँ पे इतनी आ गई। इसके बाद में इनकम बढ़ने की वजह से आपका एक्सपेक्टेड है कि इनकम बढ़ रही है, तो आपकी डिमांड जो है सेल वो बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे आपका ये ऐड हो गया, इतना आ गया। अब हम अगर इन चारों सिचुएशन का कंपैरिजन करें तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो आपकी चारों सिचुएशन है, एक्सपेक्टेड डिमांड यहाँ पे 11,13,200 आई है। यहाँ पे आपकी 10,93,400 है। यहाँ पे आपकी 10,89,000 एंड लास्ट में आपको दिख रहा है 11,33,000 की आपकी डिमांड है। तो इन चारों सिचुएशन में आपकी जो डिमांड है सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिख पा रही है। यानी कि स्टडी 4 के अकॉर्डिंग आपकी सेल जो यूनिट होंगी वो सबसे ज़्यादा हो सकती हैं, पॉसिबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा है। तो कौन सा आपको स्टडी सुटेबल रही भाई, 4th वाली जो स्टडी है वो ज़्यादा सुटेबल रहेगी। यहाँ पे आपकी सेल सबसे ज़्यादा होने की एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया ये पूरा क्वेश्चन। और अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस वर्क में दे रही हूँ, आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। ये क्वेश्चंस आपके लिए एज अ होमवर्क है, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि किसने ये क्वेश्चंस ट्राई किए हैं। और एक बात, अगर वीडियो पसंद आती है, आपके लिए थोड़ा सा भी यूज़फुल है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। फ़िलहाल के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।